तो फौजी गेम के ऊपर काफ़ी सारे मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ का कहना है कि सर ये तो टट्टी है। हाय गाइस, मेरा नाम है पुष्कर। स्वागत करता हूँ आपका एक और ज़बरदस्त वीडियो के अंदर। आज की संडे स्पेशल वीडियो होने वाली है फौजी गेम के ऊपर। फौजी गेम के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि आपको नहीं पता होंगे और द मैन बिहाइंड दिस गेम मिस्टर विशाल गोंडल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं फौजी गेम के फैक्ट्स को लेकर। विशाल जी के बारे में बाद में बात करेंगे। तो फौजी गेम फाइनली 26 जनवरी 2021 को रिलीज़ हो गया है, जो कि पूरे 2020 के अंदर इतना हाइप्ड हुआ कि पहले अक्टूबर में रिलीज़ होगा, देन ये दिसंबर में शिफ्ट हुआ और 26 को सब प्री रजिस्टर्ड यूज़र के पास ही खेलने को मिला। मैंने रजिस्ट्रेशन करी थी, आप अभी गेम प्ले देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो फौजी गेम के ऊपर इतनी ज़्यादा हाइप इसलिए थी क्योंकि ये रिलीज़ की इसकी अनाउंसमेंट हुई थी आफ्टर द बैन ऑफ PUBG, और बस वही गेम खेल सकते थे जिनका एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म ओरियो और उससे अबव था। कंपनी का कहना है कि आने वाले टाइम में ये लो ग्राफिक सेटिंग्स के ऊपर प्लस लो एंड जो फ़ोन्स है वो भी उनके लिए भी गेम प्रोवाइड कर सकेंगे। तो देखते हैं इसकी आने वाली रिलीज़ डेट कब होती है। तो फौजी गेम के ऊपर काफ़ी सारे मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ का कहना है कि सर ये तो टट्टी है, और कुछ का कहना है कि मेरी माने तो गेम अभी बीटा स्टेज के अंदर है, तो इसके काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं और इनके फाउंडर का भी यही कहना है कि इनको कंपेयर ना करें आप COD और फ्री फायर जैसे और PUBG के जैसे गेम्स के लिए, क्योंकि हमने ये बिल्कुल ही अलग बनाया है। ये बेस्ड होगा एक स्टोरी लाइन के ऊपर। स्टोरी लाइन जो पहला एपिसोड है वो इन्होंने लॉन्च किया है गलवान वैली के ऊपर। गलवान वैली जो लद्दाख के अंदर है। फौजी गेम बहुत इंडियन सोल्जर से इंस्पायर्ड है। इसके एस्थेटिक वाइज ये सब सेम रखेंगे। आने वाले अपडेट के अंदर ये फीचर प्रोवाइड करेंगे जैसे कि वेपन्स, प्लस इसमें नए एपिसोड्स आएंगे, प्लस ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा एनहांस होंगे क्योंकि यूज़र्स का कहना है कि ग्राफिक्स लो हैं प्लस लैग होता है कई जगह पे। और एंगेजिंग बनाने के लिए आने वाले अपडेट्स का वेट है सभी को। कंपनी को ज़्यादा हेट भी मिली है इस वजह से क्योंकि इनकी जो टाइमिंग थी, PUBG एक तरफ बैन हुआ और दूसरी तरफ फौजी गेम का अनाउंसमेंट। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो लोगों को लगा था कि ये इंडिया का इतना मास प्रोडक्शन वाला गेम होने वाला है, तो इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी थी गेम के साथ, तो इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा बैकस्लैश भी किया गेम को। तो अब बात कर लेते हैं द मैन बिहाइंड दिस गेम। विशाल गोंडल कौन है, इनका क्या बैकग्राउंड है और इनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं। विशाल गोंडल इंडियन एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने 2014 के अंदर फाउंड करी थी कंपनी गो की। करंटली वो उनके CEO एंड फाउंडर हैं। विशाल गोंडल का जन्म 14 जुलाई 1976 के अंदर हुआ था। बर्थ प्लेस थी इनकी मुंबई। इनकी एजुकेशन हुई थी मुंबई यूनिवर्सिटी से। अब इनका प्रोफेशनल है, ये एक एंटरप्रेन्योर है, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं और एंजल इन्वेस्टर हैं जो कि डिफरेंट कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अभी ये CEO हैं गो की कंपनी के एंड फॉर्मर CEO थे इंडियन गेम्स के ऊपर। इंडिया गेम्स के ऊपर हम अभी डिस्कस करते हैं। विशाल जी बचपन से एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं। उन्होंने वॉलीबॉल के अंदर स्टेट एंड नेशनल लेवल दोनों ही खेले हैं, प्लस उन्होंने महाराष्ट्र को नेशनल चैंपियनशिप के अंदर भी रिप्रेजेंट किया था। ये रैंक होल्डर थे नेशनल कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्टेस्ट के इन C प्रोग्रामिंग। इन्हें 13 ईयर्स की एज के अंदर पर्सनल कंप्यूटर मिला था और 14 ईयर्स की एज से ही ये ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट करने लग गए थे। बचपन से ही डेवलपमेंट और कंप्यूटर्स के अंदर इनकी नॉलेज होने के कारण इन्होंने एट द एज ऑफ 16 अपनी पहली कंपनी की शुरुआत करी जिसका नाम था फैक्ट। बाद में उन्होंने उसका नाम रख दिया इंडिया गेम्स। इंडिया गेम्स के वो CEO रहे काफ़ी लंबे टाइम तक। इंडिया गेम्स 2000 के अंदर उन्होंने फाउंड करी और 2013 तक उसको सक्सेसफुल रन किया। इंडियन गेम्स एक अवार्ड विनिंग मल्टी प्लेटफॉर्म गेम कंपनी थी। फॉर्मली सर्व्ड किया इन्होंने CEO। इन्होंने हेड किया था मुंबई चैप्टर को इंटरनेशनल गेम डेवलपर एसोसिएशन में भी, और ये पार्ट थे द नोकिया एडवाइजरी काउंसिल फॉर गेम्स को, और नोकिया की जो गेमिंग टेक्नोलॉजी थी उसको भी इन्होंने काफ़ी टाइम तक एडवाइस किया। फिर वॉल्ट डिज्नी ने इनकी कंपनी को एक्वायर कर लिया और उसका नाम रखा डिज्नी UTV डिजिटल इन 2008, और ये उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बने और इन्होंने हेड किया उसके गेमिंग और डिजिटल ऑपरेशंस को डिज्नी के अंदर, और एक्विजिशन होगी फिर इंडिया गेम्स की डिज्नी के साथ। इन्होंने इन्वेस्ट किया स्वीट एंड ब्लड वेंचर ग्रुप के अंदर सिंस 2007 जनवरी से। को फाउंडर भी हैं ये एनकोर गेम्स के अंदर जिन्होंने फौजी गेम लॉन्च किया है। जो इनकी कंपनी थी इंडिया गेम्स, उसके अंदर 300 एम्प्लॉयज़ काम करते थे अक्रॉस वर्ल्ड, जहाँ पे इनके ऑफिसेस थे मुंबई, बीजिंग, लंदन, लॉस एंजलिस में 2009 तक।
रिसोर्सेज का कहना है कि 2013 के अंदर जब एनकोर गेम्स को वर्ल्ड डिज्नी के अंदर एक्वायर किया था तो ये डील हुई थी 390 to 450 करोड़ के बीच में, जो कि इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री के सेक्टर में सबसे बड़ा एक्वायर है प्लस एक्विजिशन। तो जो इनकी अब प्रेजेंट कंपनी है गूगल, उन्होंने ये एक फिटनेस टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि मार्च 2014 के अंदर उन्होंने स्टार्ट करी थी। कंपनी का हेडक्वार्टर है मेनलो पार्क कैलिफोर्निया के अंदर और ऑफिसेज हैं मुंबई, शेंजन। अगर आप इनकी वेबसाइट पे भी विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि इनके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है अक्षय कुमार। जब भी अक्षय कुमार ने इन पर ट्रस्ट दिखाया और ये फौजी गेम के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फौजी गेम के ऊपर, कैसे इनका एसोसिएशन रहा फौजी गेम को लेकर एनकोर गेम्स के साथ। विशाल एनकोर गेम्स के को फाउंडर भी हैं जिन्होंने अपने एक्शन गेम फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स को इंडिया के अंदर 2 सितंबर 2020 में अक्षय कुमार के थ्रू अनाउंस करवाया था, जस्ट आफ्टर द बैन ऑन पबजी। जबकि विशाल जी ने इंटरव्यू के अंदर काफ़ी बार कहा है कि ये फौजी गेम उनकी पाइपलाइन में पहले भी था और ये जस्ट कोइंसिडेंस है कि पबजी बैन हुआ और फौजी गेम अनाउंस हुआ। उन्होंने कहा कि उनकी टीम लास्ट 6 मंथ्स के ऊपर इस पे काम कर रही है। उनका कहना है कि एनकोर गेम्स नॉट ओनली फौजी के ऊपर काम कर रहा है बल्कि उनकी पाइपलाइन के अंदर 2 मोर गेम्स हैं, जिसमें पहला है क्रिकेट गेम और दूसरा है म्यूजिक गेम, जो कि उनके प्लान है दिस ईयर और 2022 तक वो लॉन्च हो जाएंगे। फर्स्ट एपिसोड जैसा कि हमने बात कर लिया गलवान वैली इंसिडेंट के ऊपर है और आने वाले में भी ये स्टोरी बेस्ड गेम होने वाला है जिसके अंदर मोर एपिसोड्स रिलीज होते रहेंगे। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स पबजी गेम ने अकेले ही 1 ईयर के अंदर 750 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। अगर यही मार्क फौजी गेम भी अचीव कर लेता है 750 करोड़ का, तो उसमें से उन्होंने 20% कहा है कि भारत के वीर ट्रस्ट को डोनेट होएगा 20%, 30% कट लेता है गूगल प्ले स्टोर, तो उनको 50% ऑफ द रेवेन्यू ही मिलेगा 750 करोड़ में से। तो ये मेरे ख्याल से इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए ये बहुत ही कम अमाउंट है, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी पॉपुलैरिटी है और जैसा कि उन्होंने बताया कि ये वाले फीचर्स वो अपकमिंग अपडेट्स के अंदर लाने वाले हैं, तो इस वाले रेवेन्यू को तो वो बहुत ही जल्दी सरपास कर सकते हैं। तो फाइनल सेगमेंट में बात करते हैं इनके ऑनर्स एंड अवार्ड्स की। बिजनेस टुडे के अंदर विशाल को अमंग 40 इंडियन एंटरप्रेन्योर्स में लिस्ट किया गया था दिसंबर 2001 में। इनको टॉप 50 एग्जीक्यूटिव्स के अंदर भी शामिल किया गया था, जो कि मोबाइल एंटरटेनमेंट मैगजीन में 2005 में पब्लिश हुए थे। अमंग एशिया टॉप 100 कंपनीज इंडिया गेम्स को भी लिस्ट किया गया था बाय रेड हेरिंग इन 2005। ही वॉज लिस्टेड बाय techcircle.in इन टॉप 25 पावरफुल पीपल इन इंडियन डिजिटल बिजनेस 2012 के अंदर। और फाइनली एंटरप्रेन्योर मैगजीन ने इनको एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया था 2009 के अंदर। गेम काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है और आने वाले टाइम के अंदर इसमें इम्प्रूवमेंट के स्कोप्स भी हैं, जैसा कि हमने पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। देखते हैं कितना दूर जा सकता है और अगर हमारा चैनल ग्रो हुआ तो हम इनवाइट भी करेंगे CEO को। सो आपके बहुत ज़्यादा लव एंड सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दें, अगर नहीं किया है तो। मिलते हैं कल एक और बिजनेस न्यूज़ के साथ, और कल बजट भी आने वाला है, तो वी हैव सो मैनी वीडियोस लाइंड अप। तो इसी के साथ सीखते रहो और सिखाते रहो। मिलते हैं कल एक वीडियो में। 15 जून दोपहर 2 बजे गलवान घाटी, हिमालय की ऊंचाइयों पर भारतीय सीमा का एक सुदूर वीरान इलाका। कॉर्पोरल अहमद, बेस को खबर देते हैं कि फॉरवर्ड पोस्ट से झंडा नदारद है। सर देखिए वहाँ और भी हैं। पर्वतों पर उस दिन फौजी कमांडोज अकेले नहीं थे। दुश्मन सैनिकों ने गिरते पत्थरों की आड़ लेकर फौजी यूनिट पर धावा बोल दिया। कम इन बेस कैंप, स्क्वाड 3 का भारतीय क्षेत्र में घुसपैठियों से सामना हुआ। रिपीट, स्क्वाड 3 का दुश्मनों से सामना हुआ। लेफ्टिनेंट सिंह की पेट्रोल 3 टीम को जिस आखिरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस्खलन से गिरे पत्थर और चट्टान। और फिर अंधेरा छा गया। 6 घंटे बाद जब लेफ्टिनेंट सिंह की आंख खुली तो उनका सर चकरा रहा था। पहाड़ से हुई पत्थरों की उस बौछार से खरोंचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोट आई थी। अहमद, ढिल्लो, रवि। फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाइयों से बेहतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीद हो चुके थे। कम से कम वो जिंदा तो थे। भारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता। ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। बहादुरी, भाईचारे और भारत के लिए फौजी।